नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी रेस में आपका फिर से स्वागत है। हम पेपर 7 का पार्ट 1 कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून पढ़ रहे हैं और इस श्रृंखला में आज सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 हम पढ़ेंगे। इसके प्रावधानों को पढ़ेंगे। सिविल अधिकार या नागरिक अधिकार एक व्यक्ति को नागरिक होने के तौर पर जो अधिकार प्राप्त है वो सिविल अधिकार है और इस कानून के माध्यम से किसी भी रूप में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का आचरण करने वाले को दंड देने का प्रावधान है। 1955 में इसे बनाया गया था और 1 जून 1955 से ये पूरे देश में लागू है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी को। देखिए, इसमें कुल 17 धाराएं हैं। ठीक, और धारा 2 में चीज़ों को परिभाषित किया गया है। आपका मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है कि होटल क्या है, इसे परिभाषित कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम इसी को आगे बढ़ते हैं। देखिए, धारा 2 में परिभाषाएं। सिविल अधिकार ऐसे अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का छुआछूत का अंत करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राप्त है। ठीक, एनी राइट अकरिंग टू अ पर्सन बाय रीजन ऑफ द एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी बाय आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इसको याद रखेंगे। ये क्या है आपका सिविल अधिकार। ठीक, होटल होटल को भी डिफाइन किया गया है इस एक्ट में। होटल मीन क्या है? जहाँ जलपान गृह है, भोजनालय है, कॉफी हाउस है, कैफे है, ठीक है, वहां पास उसको होटल कहेंगे हम। ठीक, लोक मनोरंजन स्थान, प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, तो ये कौन सा स्थान है जिसमें जनता को प्रवेश करने दिया जाता है, मनोरंजन की व्यवस्था होती है, जैसे प्रदर्शनी हो गया, कोई खेल कूद हो गया, कोई खेल हो गया, कोई तमाशा हो गया। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या आ जाएगा, प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट में आ जाएगा। ठीक, लोक पूजा का स्थान, प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, तो लोक पूजा का स्थान जहाँ धार्मिक पूजा की जाती है, सार्वजनिक तौर पर उस स्थान का उपयोग किया जाता है, या कोई धार्मिक सेवा प्रदर्शनी है ना, महोत्सव है, तो उस स्थान को हम कहेंगे लोक पूजा का स्थान। ठीक, और अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट का वही अर्थ होगा जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 में उसे दिया गया है। ठीक, तो ये कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं, इसको आपको याद रखना है। सिविल अधिकार, होटल का क्वेश्चन मेंस में आ चुका है दोस्तों, तो इसे आप याद रखेंगे। धारा 3 में आ जाएंगे। इसमें अलग अलग पनिशमेंट की बात की गई है। धार्मिक निर्योग्यताएं लागू करने के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर इन्फोर्सिंग रिलीजियस डिसएबिलिटीज, किसी ऐसे लोक पूजा स्थान में प्रवेश करने से कोई रोकता हो जो उसी धर्म को मानने वाले या उसके किसी विभाग के अन्य व्यक्तियों के लिए खुला हो। मतलब ये है कि मान लीजिए मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है, और मुझे कोई दूसरा व्यक्ति जो कि वो भी हिंदू है और वो मुझे पूजा करने से रोकता है, तो फिर ये अपराध कहलाएगा। ठीक, यानी कि जिस चीज़ पे मैं विश्वास करता हूँ उसी चीज़ को कोई दूसरा आदमी, कहाँ जहाँ सार्वजनिक महोत्सव हो रहा है या कोई भी चीज़ हो रही है, वहाँ कोई आदमी मुझे प्रवेश करने से रोकता है या पूजा करने से रोकता है या उपासना करने से रोकता है, तो फिर ये अपराध कहलाएगा और इसके लिए 1 माह से लेकर 6 माह का कारावास है और जुर्माने की राशि जो है कम से कम 100 रुपए और अधिकतम 500 रुपए तक का जुर्माने की राशि है। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो धार्मिक नियोजितताएं लागू करने के लिए दंड, सेक्शन 3। ठीक, धारा 4, सामाजिक निर्योग्यताएं लागू करने के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर इन्फोर्सिंग सोशल डिसेबिलिटीज। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी दुकान, लोक उपहार गृह, होटल, मनोरंजन स्थान में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, कोई भी पब्लिक रेस्टोरेंट है, कोई होटल है,
प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट है या कोई शॉप है, तो वहाँ जाने से अपने को रोकता है, तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। 1 माह से लेकर 6 माह तक का कारावास और कम से कम 100 रुपए की जुर्माना होगा और अधिकतम 500 रुपए तक का जुर्माने की राशि उसको देना पड़ेगा। ठीक। पनिशमेंट फॉर रिफ्यूजिंग टू एडमिट पर्सन टू हॉस्पिटल्स। अस्पताल आदि में व्यक्तियों को प्रवेश 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 ऐसे लिखते हैं, प्रवेश, ठीक, प्रवेश करने से इनकार करने के लिए दंड, जो कोई अस्पृश्यता के आधार पर, है ना, छुआछूत के आधार पर कोई व्यक्ति को अस्पताल में प्रवेश करने से रोका जाता है या एडमिट होने से रोका जाता है, तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। सेम अमाउंट है आपका, 1 से 6 माह का कारावास रहेगा, कम से कम 100 रुपए का जुर्माना रहेगा और अधिकतम 500 रुपए तक के जुर्माने की राशि ली जा सकती है। किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्थान, किसी छात्रावास में जन साधारण या उसके किसी भाग के हित के लिए स्थापित हो या चलाया जाता हो और उसमें प्रवेश करने से उसको रोका जाए, तो फिर क्या होगा, ये अपराध कहलाएगा, धारा 5। ठीक है। धारा 6, माल बेचने या सेवा करने से इनकार के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर रिफ्यूजिंग टू सेल गुड्स और रेंडर सर्विसेज। ठीक है। कोई भी व्यक्ति कोई माल बेचने या उसकी सेवा करने से अस्पृश्यता के आधार पर उसे इनकार करेगा। ठीक है। मान लीजिए कोई कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति है, अब उससे क्या है, इसलिए उसका सामान नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो ऐसा करने पर भी अपराध होगा और इसके लिए भी सेम आपका सजा है, 1 से 6 माह का कारावास रहेगा और कम से कम 100 रुपए का जुर्माना, अधिकतम 500 रुपए तक का जुर्माने की राशि ली जा सकती है। ठीक। धारा 7 में आ जाएंगे, पनिशमेंट फॉर अदर ऑफेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक। अस्पृश्यता के उद्भूत अन्य अपराधों के लिए दंड। ठीक है। किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 17 के अधीन अस्पृश्यता के अंत होने से उस व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों को प्रयोग करने से रोकेगा, तो ये भी दंड कहलाएगा, ये भी अपराध कहलाएगा। ठीक है। और इसके लिए भी सेम है आपका, 1 महीने का, 1 से लेकर 6 महीने कारावास होगा, कम से कम 100 रुपए की आपको दंड देना पड़ेगा और अधिकतम 500 रुपए तक की राशि हर जाने के रूप में आपसे वसूली जा सकती है। ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आ जाएंगे धारा नंबर 8 में, कुछ दशाओं में अनुज्ञप्तियों को रद्द या निलंबित किया जाना। ठीक। तो ये क्या है, कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस इन सर्टेन केसेस। एक व्यक्ति को जो धारा 6 के अधीन किसी अपराध का दोष सिद्ध हो, ठीक है, और किसी ऐसी वृत्ति, व्यापार, आजीविका या नियोजन के बारे में जिसका संबंध में अपराध किया गया हो, और ऐसी स्थिति में उस व्यापार करने वाले व्यक्ति का लाइसेंस जो है न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है। ठीक है। न्यायालय द्वारा उसके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, धारा 6 क्या था आपको पता है? धारा 6 हमने क्या पढ़ा था? पनिशमेंट फॉर रिफ्यूजिंग टू सेल गुड्स और रेंडर सर्विसेज, है ना। माल, कोई भी चीज बेच रहा है और कोई आदमी उससे लेने से इनकार कर रहा है, तो ये भी अपराध होगा, हमने पिछले साइड में पढ़ा था। ठीक। तो इसे आपको याद रखना है। धारा नंबर 8, कुछ दशाओं में क्या है, आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। ठीक। धारा 9, सरकार द्वारा किए गए अनुदानों का पुनर्ग्रहण या निलंबन, रिजप्शन और सस्पेंशन ऑफ ग्रांट्स मेड बाय गवर्नमेंट। जहां किसी ऐसे शिक्षा संस्थान या छात्रावास का प्रबंधक जिसे सरकार से भूमि या धन का अनुदान, ग्रांट प्राप्त हो। ठीक है। तो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होता है, तो उसका जो अनुदान है उसे फिर से रिकलेक्ट कर सकते हैं, उसे वापस मांगा जा सकता है, उसका निलंबन किया जा सकता है। ठीक। उसे सस्पेंशन किया जा सकता है, रिजप्शन किया जा सकता है। ठीक। तो ये क्या है, सरकार द्वारा अनुदानों का पुनर्ग्रहण या निलंबन। ठीक। धारा 9 से क्या है, निलंबन है। 8 में क्या है, लाइसेंस है। ठीक। चलिए धारा नंबर 10 में आ जाएंगे, एपमेंट ऑफ ऑफेंस, अपराध का दुष्प्रेषण। ठीक। जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेषण करेगा
वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। ठीक है, whoever abets any offense under this act shall be punishable with the punishment provided for the offense। धारा 10 का मीन्स 10A। ठीक, 10A में क्या है, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन। ठीक है, सामूहिक जुर्माना, सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति। ठीक, तो राज्य सरकार को यह समाधान हो जाता है या पता चल जाता है कि किसी क्षेत्र के निवासी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने से संबंधित है, मतलब कोई पर्टिकुलर ग्रुप है और वो ऐसा अपराध किया है, तो उसके सामूहिक तौर पर, सामूहिक रूप से उससे जुर्माना लिया जाएगा, जुर्माने की राशि ली जाएगी। ठीक, तो 10 का क्या है, 10A क्या है आपका, कलेक्टिव फाइन है। ठीक, सेक्शन नंबर 11 में आ जाएंगे, इनहेंस पेनल्टी ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए दंड। मान लो कोई अपराधी है, वो एक बार अपराध किया, उसका फिर उसे उसको रिपीट किया है अपने क्राइम को, तो फिर ये क्या हो जाएगा, रिपीटेटिव वे में हो जाएगा, है ना, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हो जाएगा। तो द्वितीय अपराध के लिए कम से कम 6 माह का कारावास है और अधिकतम 1 वर्ष तक का कारावास है। ठीक है, कम से कम 6 माह और अधिकतम 1 वर्ष का कारावास होगा और कम से कम 200 रुपए का फाइन। ठीक है, कम से कम 200 रुपए का फाइन और अधिकतम 500 रुपए का फाइन, ये हो जाएगा। और अगर तीसरे बार उस चीज को रिपीट करता है फिर से अगेन, तो कम से कम 1 साल का कारावास, अधिकतम 2 साल का कारावास, कम से कम 500 रुपए का फाइन और अधिकतम 1000 रुपए का दंड के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, तो 11 में क्या है आपका, रिपीटेड वे में, सब्सिक्वेंट वे में कोई भी अपने कन्विक्शन को रिपीट कर रहा है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। सेक्शन नंबर आ जाएंगे 14 में, ऑफेंसेस बाय कंपनीज, कंपनियों द्वारा अपराध। तो इसके अधीन यदि अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी हो, तो हर ऐसा व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक हो, ठीक है, कुछ पोस्ट में हो और उस कंपनी के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल हो, उत्तरदायी हो, तो उसे उस अपराध का दोषी माना जाएगा। ठीक, उसे उस अपराध का दोषी माना जाएगा, ये भी याद रखना। ठीक, धारा 14 के अनुसार। ठीक है, और लास्ट है सेक्शन 16B, नियम बनाने की शक्ति। ठीक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिला है, क्या पावर मिला है कि वो अधिसूचना जारी करके इसके उपबंधों का पालन करने के लिए, करवाने के लिए नियम बना सकती है। ठीक है, तो अभी हमने सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट हमने पढ़ा 1955, इसके धाराओं को हमने जाना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी धारा समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको समझाने की फिर से कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।